थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी हमने। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। कहने का मतलब है हीट इन मोशन, यानी कि स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? जब भी हीट इधर से उधर ट्रांसफर होता है, उसमें जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम अ, उसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, है ना? ठीक है। और सबसे पहले हमें कुछ जनरल टर्म्स की बात करनी है आज। आज क्या, कल हमने कुछ जनरल टर्म्स की बात की थी, आज भी कुछ जनरल टर्म्स की ही बात होनी है। ठीक है, आज भी हमें कुछ जनरल टर्म्स की ही बात करनी है। ओके। अच्छा, मैंने शायद ग्रुप में भेजा नहीं है क्या? जस्ट अ मिनट, मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, ग्रुप में नहीं भेजा है। इस बार पता है ना पेपर आप लोगों का किसका आ रहा है? क्यों? केमिकल काइनेटिक्स और कौन सा है? क्यों? हाइड्रोजन। ठीक है। पेपर जो मैंने बनाया है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? पेपर जो मैंने बनाया है, 10 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं हाइड्रोजन से, 15 क्वेश्चन हैं केमिकल काइनेटिक्स से। ओके, टोटल 25 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन केमिकल का, 10 क्वेश्चन हाइड्रोजन से है, 15 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है। और पेपर का लेवल अच्छा है, मतलब मैंने अच्छा लेवल रखा है। कहने का मतलब 3 लेवल्स होते हैं इसमें, जब पेपर हम लोग बनाते हैं जिस सॉफ्टवेयर से। एक होता है बेसिक, एक होता है मीडियम, और एक होता है एक्सपर्ट। ठीक है। तो मैंने 25% क्वेश्चन मीडियम रखे हैं और 75% क्वेश्चन मैंने एक्सपर्ट लेवल के रखे हैं। ठीक है, मतलब जेई लेवल के, एक्सपर्ट मतलब जेई मेंस का लेवल। ओके। ठीक है। और मीडियम में थोड़ा सा आसान पेपर आ जाता है। क्लियर है? तो प्रिपेयर्ड रहिएगा आप लोग, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स और हाइड्रोजन की। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने बात की थी सिस्टम की, जिसकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। जो भी हमारे यहाँ, जो भी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? हाँ सर, आ रही है। ओके। जिसकी भी हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। जिसकी भी बात करते हैं, ज्यादातर हमारे लिए जो सिस्टम होगा इस चैप्टर में, वो होगा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर कोई गैस भरी है। यहाँ पे कोई गैस है, उसको आप कुछ हीट कर रहे होंगे, ओके, या कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन जनरली सिस्टम हमारा ये होगा। ठीक है। हालांकि और भी तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, और भी सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सिस्टम हम लेंगे, जिस भी क्वेश्चन में बात करेंगे, ये सिस्टम होगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज सराउंडिंग। जो एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज, मींस आसपास का वो एनवायरमेंट जो सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, या सिस्टम से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसको सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। और तीसरा जो टर्म्स मैंने बताया था, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको मिला के हम यूनिवर्स कहते हैं, दैट इज आवर यूनिवर्स। टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का मतलब
एक ऐसा सिस्टम जिससे हीट एज वेल एज मैटर का ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग में, ठीक है, एक्सचेंज हो सके, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम, मैटर तो ट्रांसफर ना हो सके लेकिन हीट ट्रांसफर का, हीट का आदान प्रदान हो सके, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है और न ही मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि इनकी वॉल्स जो होती हैं एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स लगे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। और यहीं से बाउंड्री की भी बात आ जाती है। बाउंड्री क्या होती है? द वॉल विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। दो तरह की बाउंड्री होती है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री क्या होगी? जिससे कि हीट का एक्सचेंज हो सके, ऐसी बाउंड्री को एक कंडक्टिंग बाउंड्री कहेंगे। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, जिससे कि हीट का एक्सचेंज न हो सके, ऐसी बाउंड्री को हम नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कहेंगे। द बाउंड्री बाय विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग इज पॉसिबल, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज ना हो पाए, ऐसी बाउंड्री को हम नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कहेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जब सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज को बदलते हैं तो सिस्टम का स्टेट बदल जाता है। इन प्रॉपर्टीज को हम फंक्शन भी कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज को फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जनरली फंक्शन होती हैं किसका? मींस स्टेट जो होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है, फंक्शन होता है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर का। तो स्टेट ऑफ सिस्टम, if we change the observable properties of system we will say that we have changed the state of system, यानी कि उनकी observable properties जो कि ऑब्जर्व कर सके, उनको अगर हमने बदल दिया तो हम कहेंगे हमने सिस्टम का स्टेट बदल दिया है। यानी कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ दीज ऑल फोर क्वांटिटीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेट प्रॉपर्टीज या स्टेट फंक्शन, पाथ प्रॉपर्टीज या पाथ फंक्शन। स्टेट प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ दो स्टेट पे डिपेंड करे। किस पाथ से आप उस स्टेट पे गए हैं उस पे डिपेंड न करे, इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। दूसरा है पाथ फंक्शन, यानी कि जो पाथ पे डिपेंड करे, यानी कि वर्क एंड हीट। वर्क आप करते हैं किसी काम को करने के लिए तो डिपेंड करता है कि किस मेथड से करते हैं आप उसको। एक ही काम को करने के लिए हो सकता है आपने ज्यादा वर्क डन किया हो, एक उसी काम को करने के लिए हो सकता है कम वर्क डन किया हो, ठीक है। सो दैट इज पाथ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अमाउंट के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और दूसरी होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, थोड़ा सा लेंगे ज्यादा लेंगे, प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी उतनी ही रहेगी। जैसे डेंसिटी, लोहे का टुकड़ा थोड़ा सा ले ले या ज्यादा ले ले, डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मास पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। The properties of system which depends on amount of substance is known as extensive property, like mass, volume, moles, pressure, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं एडिटिव नेचर की होती हैं, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव नेचर की होती है, यानी कि आप उनको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है यहां तक? बोलिएगा, बोलिएगा, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। ओके, कल जो हमने पढ़ा था ये मैंने उसका रिवीजन करा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम की स्टेट में चेंज कर रहे हैं। सिस्टम के स्टेट में हम चेंज करेंगे। सिस्टम का स्टेट S1 से S2 में ले जा रहा है, तो कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस
करेंगे तो कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस की कोई प्रोसेस करेंगे जिससे चेंज होगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस करेंगे आप, ठीक है, इस प्रोसेस की बात करनी है हमें, जो भी प्रोसेस करेंगे, सिस्टम कोई स्टेट S1 से S2 में ले जा रहे हैं, उसमें आप कोई प्रोसेस करें, कोई चेंज करेंगे, एंड दैट चेंज इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू सिस्टम के स्टेट को चेंज करेंगे। और प्रोसेस की बात करें तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की बात करें तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। एक ऐसा प्रोसेस आप कर रहे हैं जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, the process in which temperature is constant is known as isothermal process, isothermal process। यानी कि स्टेट 1 से आप स्टेट 2 पे गए हैं, स्टेट 1 का भी टेम्परेचर T है और स्टेट 2 का भी टेम्परेचर T है, सॉरी T ही है, ओके। यानी कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर डेल्टा T की बात करें तो किसके बराबर होगा डेल्टा T, बोलिएगा। 0। 0 के बराबर होगा, 0। ऑब्वियसली कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। दूसरा प्रोसेस है, दूसरे तरह का जो प्रोसेस हमें पढ़ना है, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोबारिक, आइसोबार्स तो नहीं, बार का क्या मतलब होता है, प्रेशर से रिलेशन होता है, आइसो मीन्स सेम होता है, बारिक मीन्स प्रेशर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहे, ठीक है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहे, then it is known as, then it is known as isobaric process। यानी कि फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा पी के, जैसे सिस्टम S1 से S2 में गए हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में, इसका भी प्रेशर P रहेगा, इसका भी प्रेशर P रहेगा। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। हाँ सर। आसान है ये तो, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तीसरा जो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस,
क्या होगा बताइए, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा? क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। क्या हो गया? काम करना इसने बंद कर दिया, 1 मिनट बेटा। क्या किया मैंने? जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए। प्रेशर नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस करते हैं। कोर्स का मतलब वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। आइसोकोर का मतलब सेम वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए हैं, इसका भी वॉल्यूम भी था, इसका भी वॉल्यूम भी था, ठीक है। यानी कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। चौथा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए, एंड दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। परेशान करता है थोड़ा सा आपको एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक वॉल्स के बारे में बात की थी आपने, याद है आपको? एक ऐसी वॉल जो कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, उनको हम एडियाबेटिक वॉल कहते हैं, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, जरा सोच के बताइए आप लोग, बोलिए बोलिए जरा, क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस, Process without transfer of heat and mass. बिल्कुल बिल्कुल, मास का तो वैसे भी ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हीट इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर न हुआ हो, ठीक है। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का कोई ट्रांसफर न हुआ है। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने स्टेट 1 से आप गए हैं स्टेट 2 में, और स्टेट 1 से 2 में जाने के लिए जो हीट का कंटेंट इसके पास था वही हीट का कंटेंट इसके पास था। ना तो आपने सिस्टम को हीट दिया है, ना तो आपने सिस्टम से हीट लिया है। डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, ठीक है। ओके,
आपको थोड़ा सा एक बात समझा दूं, थोड़ा सा आगे भी ये बात करते रहेंगे हम, ये बात आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सपोज कीजिए एक पिस्टन आपने लिया है, ठीक है, पिस्टन लिया है, पिस्टन के अंदर कोई गैस है, आप पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं, ओके, आप इस पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि आप सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहे हैं, है कि नहीं, और जब कुछ वर्क करेंगे सिस्टम पे तो सिस्टम का की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, बताइएगा। आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, जरा बताइएगा। बोलिए बोलिए भाई, सिस्टम की एनर्जी बढ़नी है कि घटनी है? ऑब्वियसली वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी सिस्टम की। जब सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम वर्क कैसे करेगा, जब पिस्टन लगा हो, ये पिस्टन लगा हो, अंदर कोई गैस हो, और ये गैस इस पिस्टन को ऊपर भेज दे, ठीक है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को कुछ वर्क करना पड़ेगा, बोलिएगा, बोलिए भाई जरा, हाँ ना, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यानी कि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क ऑन द सिस्टम है, और यहाँ पे वर्क बाय द सिस्टम है। सिस्टम पे वर्क होगा तो कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन होगा, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सिस्टम में कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? वर्क बाय द सिस्टम है अगर, एक्सपेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा, बोलते जाइएगा बेटा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी, वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे बात करें, सिस्टम वर्क कर रहा है, आप अगर काम करते हैं तो आपकी एनर्जी कम होती जाती है, धीरे धीरे भूख लगती जाती है, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, यही कुछ बातें समझने वाली हैं बेटा, अगर कुछ बातें समझ में आ गई आपको, किस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से सब कुछ हो रहा है, तो कहानी आपको थर्मोडायनेमिक्स आसान लगेगी। एक बार बस कैसे हीट का ट्रांसफर होता है वो समझना है, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, आपको कैसे पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा, कौन सी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होगी उसके लिए, ठीक है, बताइएगा जरा, कौन सी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होगी? टेम्परेचर, अगर चीजों को गर्म कर दें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना भाई, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर इसका आपको बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा, हाँ सर। बोलिएगा, है ना। इसके बाद जो बात करने वाला हूं बहुत ही मजेदार बात करने वाला हूं, देखिएगा, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ठीक है। ये बताइए, इस सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा, वॉल्स कौन सी है, कंडक्टिंग वॉल्स है कि नहीं, वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है यानी कि हमेशा एक थर्मल इक्विलिब्रियम इनके बीच में रहेगा,
हीट का आदान प्रदान होता रहेगा, तब तक हीट का आदान प्रदान ऐसे ऐसे गिव एंड टेक होता रहेगा, एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, हीट सराउंडिंग को डोनेट करेगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम से हीट क्या होगी, रिलीज होगी। बोलिएगा ठीक है। यहां पे क्या होना है जरा देखिएगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। अच्छा, यहां भी वॉल्स जो है एडियाबेटिक वॉल्स हैं, यानी कि हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो उतना ही हीट अंदर ले लेगा, वो हीट यहाँ पे अंदर जाएगा हीट, और यहां से हीट क्या होगा, बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जरा बताइएगा। यानी कि यहां पे हीट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसकी वजह से सिस्टम या तो हीट रिलीज करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर? यानी कि अगर समझ कीजिएगा, कंप्रेस कर रहे हैं आप तो सिस्टम अपने अंदर से हीट निकाल देगा, कुछ हीट। इज इट क्लियर? बोलिएगा। यस सर। और अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं सिस्टम को अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिस्टम हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये तो तब की कंडीशन है जब वॉल्स कंडक्टिंग हो। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज नॉट एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या ये? नहीं है। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा ये वाला, बोलिएगा। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, प्रोसेस कौन सा होगा ये? थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर नीचे से बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं? समझिएगा इस बात। आइसोथर्मल, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर सराउंडिंग जो है वो टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग जो होता है, सराउंडिंग नोट करके इस बात को लिखते हैं जरा, नोट करके। सराउंडिंग इज बिगेस्ट source of energy as well as biggest sink समझते हैं, ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं मतलब क्या कहना चाहता हूं? सराउंडिंग में बहुत सारा हीट है, बहुत सारा एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है वो। जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है आप सराउंडिंग से लेते हैं, और जब भी आपके पास एक्सेस हीट होता है आप सराउंडिंग को दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं, बताइएगा। हाँ सर। यानी कि सराउंडिंग जो है सोर्स भी है और सिंक भी है। सिंक समझते हैं ना, जो कि किसी चीज को ले ले। ओके, तो आपका जो सराउंडिंग है वो सबसे बड़ा सोर्स भी होता है और सबसे बड़ा सिंक भी होता है। टेम्परेचर ना तो बढ़े ना तो घटे, इसके लिए जो सराउंडिंग होता है यहाँ पे हीट रिलीज करता है और यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, सो दैट इसको मेंटेन रखना है। टेम्परेचर डेल्टा टी को यहाँ पे मेंटेन रखना है, यहाँ भी डेल्टा टी को मेंटेन रखना है, जीरो रखना है। क्यों? क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, वॉल्स ऐसी हैं जो हीट के एक्सचेंज को होने देना चाहती हैं, और इसलिए ये प्रोसेस जो होगा, आप अगर सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं
या सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये सिस्टम, ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अगर अगर वॉल्स कंडक्टिंग है और सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं या सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हैं, इन दैट केस जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं वॉल्स को एडियाबेटिक कर दूं, यहीं पे मैं एक काम करूं, यहां पे कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स हैं, ये पिस्टन लगा हुआ है, और इसको मैं क्या करूं, कंडक्टिंग बना दूं। कंडक्टिंग समझ रहा हूं ना, सॉरी नॉन कंडक्टिंग बना दूं। अब मैं सिस्टम को कंप्रेस करूं, क्या होगा, अब क्या होगा बताइएगा जरा। यहां पे क्या होगा जरा बताइएगा। अगर मैं वर्क ऑन द सिस्टम करता हूं, वर्क ऑन द सिस्टम, क्या होगा उससे। वर्क ऑन द सिस्टम का मतलब कंप्रेशन कर रहा हूं मैं, कंप्रेशन कर रहा हूं, ठीक है। कंप्रेशन कर रहा हूं तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा बताइएगा। कहानी तो वही होगी, अंदर गैस है, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी। आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी सिस्टम को डोनेट कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, यानी कि कंप्रेशन होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगा, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्स एडियाबेटिक है, यानी कि यहां पे कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो सिस्टम के पास सराउंडिंग तो है यहां पे, लेकिन उसका सराउंडिंग से कोई मतलब है क्या, नहीं। बोलिएगा। नहीं है। सराउंडिंग को ना तो हीट देगा वो, ना तो सराउंडिंग से हीट लेगा, भले ही उसकी एनर्जी बढ़ जाए कम हो जाए। यानी कि यहाँ पे अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का, सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में आने का, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर है। ओके, तो यहां पे इक्विलिब्रियम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वॉल्स जो है नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं है, इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं है। यानी कि अगर आप नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लेके कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना है, इंक्रीज होना है। इज इट क्लियर। यस सर। यहाँ पे अगर बात करें, समझ में आ रहा, हाँ, बहुत ही बेसिक बातें हैं बेटा, ये बार बार बातें आएंगी इसमें, तो बेसिक बेसिक चीजों को एक बार अगर समझ लिया आपने, तो आसानी से आप थर्मोडायनेमिक्स समझ सकते हैं। बस प्रोसेस को समझना होगा आपको कि क्या चल रहा होगा। आप सिस्टम को कुछ चेंजेस करेंगे तो सिस्टम के हीट में किस तरह का चेंजेस आ रहा होगा, और वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आप पिस्टन को खींच रहे हैं। हो सकता है आप ही सिस्टम को खींच रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि सिस्टम वर्क कर रहा है, समझिएगा। क्लियर है यहाँ पे। हो सकता है ये पिस्टन जो है वो आप खींच रहे हो सकता है गैस अपने आप पिस्टन को उठा रहा हो, प्रेशर इतना ज्यादा हो कि पिस्टन को उठा रहा हो। ओके, आपने प्रेशर कम कर दिया सपोज कीजिए कैसे भी, तो पिस्टन अपने आप ऊपर उठेगा।
है ना, और उसकी वजह से वर्क कौन करेगा, बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। और वर्क बाय द सिस्टम होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम की एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहने का मतलब कूलिंग हो जाएगा। यहां पे हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा आपको, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। आप हीट कर नहीं रहे हैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और यहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, डेल्टा क्यू इज कांस्टेंट, सो दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? ये दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। बाकी आइसोबारिक आइसोकोरिक तो ठीक है, लेकिन ये दो प्रोसेस जो है हमारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये समझना जरूरी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो हीटिंग होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कूलिंग होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये समझना बेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। हमने चौथे प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस को समझाया आपको, और उसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज फिर से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। वो बेसिक नॉलेज आई होप सबको समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन ना रहा हो उस बेसिक नॉलेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, बताइए जरा। आप सीरीज ऑफ चेंजेस कर रहे हैं सिस्टम को, S1 से लेके, आप S1 पे थे, S1 से S2 पे गए, S2 पे S3 पे गए, S3 से S4 पे गए, सीरीज ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप पहले स्टेट में आ गए, S1 में आ गए। आपने सीरीज ऑफ प्रोसेस किया। इट इज जस्ट लाइक आप घर से निकले, मार्केट गए, ये खरीदा वो खरीदा, यहां गए वहां गए वहां गए, अल्टीमेटली अपने घर पे आ गए। ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाएगा आपका, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि आपने सीरीज ऑफ चेंजेस किए, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस किए, और अल्टीमेटली वहीं पे आ गए जहां पे आप थे। ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। लीजिएगा, व्हेन अ सिस्टम, व्हेन अ सिस्टम undergo a series of changes, when a system undergo a series of a series of changes या different processes, a series of different processes। कई प्रोसेस में आपने सिस्टम को ले गया, कई सिस्टम कई प्रोसेस में ले गए, एंड फाइनली returns to initial state। फाइनली रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं, दिस इट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। देन इट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है,
यानी कि आप बात करें, आप ए स्टेट में थे जहां पे प्रेशर V1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। कोई भी स्टेट जो होता है ना, मैंने बताया था आपको, फंक्शन होता है किसका, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट बनाया, यानी कि आप ए स्टेट में थे P1 V1 T1 पे, आप उसके बाद बी स्टेट में गए जहां पे प्रेशर था P2 V2 एंड T2। उसके बाद आप सी स्टेट में गए जिसका था P3 V3 और T3। अल्टीमेटली आप फिर से ए स्टेट में आ गए जिसका था P1 V1 T1। ओके, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स, सॉरी क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं, सारे प्रोसेसेस का एक बार कर्व बनाते हैं एक ही जगह। चलिए, ये प्रोसेस है, ये यहाँ पे सिस्टम है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं प्रेशर है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी इसके करस्पॉन्डिंग, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेस होगा बेटा, कौन सा होगा, जरा बता दीजिए। बोलिएगा जरा। ये जो प्रोसेस होगा, इस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो उसका अगर पीवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या कहेंगे, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा, Isocoric. आइसोकोरिक। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व कैसा होगा, ये तो पढ़ा है आपने। आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व कैसा होगा, यहां से स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा होगा बेटा, याद है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ याद है, बोलिएगा। हाँ सर। तो ये जो प्रोसेस होगा, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा जरा इसको। एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व के जैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर होता है और नीचे झुका हुआ होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा, बकायदा मैथमेटिकली मैं ये कर्व बना के बताऊंगा, मैथ इक्वेशंस बनाऊंगा, इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग कर्व बनाऊंगा, उस कर्व से आप समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अभी याद रखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका कर्व जो होता है वो ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और हाँ समझिएगा, सर। एक चीज और समझिएगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप स्टेट ए में थे जिसका प्रेशर था V1, वॉल्यूम, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1।
आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंजेस किया, आप बी स्टेट में चले गए, प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना ही रहेगा, T1 रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अगर वहीं आप बात करें फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, आप ए स्टेट में थे, वॉल्यूम प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, आपने स्टेट बदली एडियाबेटिकली, बी स्टेट में चले गए, आपका प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर भी बदल जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? अभी मैंने समझाया ना इस बात को, समझाया था ना कि हाँ सर। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है, टेम्परेचर भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बदल जाता है, और अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं, फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन कौन ज्यादा होगा, T1 या T2? कंप्रेशन किसका ज्यादा होगा, कंप्रेशन में T2 ज्यादा होगा। T2 ज्यादा होगा। एंड फॉर एक्सपेंशन कूलिंग होती है, एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन अगर T1 और T2 के बीच में रिलेशन देखें तो कंप्रेशन में T2 ज्यादा होगा और एक्सपेंशन में T1 ज्यादा होगा, यानी कि एक्सपेंशन में यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग होगी, और यहाँ पे कूलिंग होगी। बार बार इस बात को समझा रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी चीजें बार बार आएंगी, आपको समझना रहेगा खुद से, आपको ऑब्वियसली ऐसा होना है। ये मैं कहूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस है भैया, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, हीटिंग होगी, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, क्लियर है? इसके हाँ बाद सर। इसके बाद दो तरह के और भी प्रोसेसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये तो जो प्रोसेस थे वो ठीक है, आपने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और हीट को चेंज किया, तो ये प्रोसेस थे। अभी जिस प्रोसेस की बात करनी है, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे प्रोसेस को क्लासिफाई करना है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस on the basis of रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे प्रोसेस को क्लासिफाई करना है, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे प्रोसेस को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अच्छा, दो तरह के प्रोसेसेस होंगे, एक प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, पहला जो प्रोसेस है, पहले इरिवर्सिबल पढ़ लें, पहला जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा जो प्रोसेस होगा दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होगा दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस? क्या मतलब है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस से? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जिसको रिवर्स ना कर पाए आप, है ना? एक बार जिसको रिवर्स प्रोडक्ट नहीं, फॉर्म हो तो उसकी फिर बिल्कुल रिएक्शन नहीं बिल्कुल, पड़ता। एक बार आपने चेंज कर दिया तो आप उस चेंज को फिर से बैक में नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कांच थी, कांच को एक हथौड़े से ठोक दिया मैंने, एनर्जी दे दी,
थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में समझना है, एनर्जी दे दी, ठीक है, कांच मुड़ेगा और टूट जाएगा, फिर से कांच अपने पुराने पोजीशन में नहीं आ पाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार आपने जो चेंज कर दिया कर दिया, एक बार कांच टूट गई, फेंकना ही पड़ेगा उसको, फिर से रिपेयर नहीं कर सकते हैं, फिर से कुछ एनर्जी अप्लाई करके, या जो आपने चेंज किया था उस चेंज को हटा लें अगर, ठीक है, तो आप फिर से वो चीज हमें नहीं मिलेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एनर्जी अप्लाई की है जिससे कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपने उस जो अप्लाई किया है आपने उसको हटाया, आपने जो भी आपने चेंज अप्लाई किया है वो जैसे ही हटाया वैसे ही वो अपने पुराने पोजीशन पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक है स्केल, ठीक है, स्केल दिख रहा है सबको। स्केल में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं हटा लूं, जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया था वो हटा लूं, वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया, बताइएगा। ये चेंज कौन सा कहलाएगा, ये वाला चेंज रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं इस पे चेंज लगाऊं और अचानक से खूब तेज प्रेशर लगा दूं, ठीक है, टूट जाएगा, ये टूटा तो ही हुआ ही है, तोड़ के दिखाता हूं। अगर अचानक से खूब तेज चेंज करो तो टूट जाएगा, और टूटने का मतलब कि वो फिर से अपने पुराने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ये वाला जो चेंज किया है मैंने, कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। रिवर्सिबल चेंज यानी कि आपने जो इफेक्ट अप्लाई किया है, जो प्रेशर टेम्परेचर जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया है, उस इफेक्ट को अगर मैं हटाऊं तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे मैंने चेंज कर किया, अचानक से खूब ज्यादा प्रेशर लगाया, टूट गया, फिर से अब मैं उस इफेक्ट को हटा रहा हूं तो वो अपने पुराने पोजीशन पे नहीं जा रहा है, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है, बोलिएगा जरा। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को समझ जाइएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, जब कोई भी काम आप बहुत ही तेजी से करते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर उसी काम को अगर स्लोली स्लोली मैंने इसको धीरे धीरे झुकाया, धीरे धीरे झुकाया, धीरे धीरे झुकाया, ठीक है, जब लकड़ी मोड़नी होती है लकड़ी, तो पहले थोड़ा सा मोड़ देते हैं, फिर एक दिन छोड़ देते हैं, फिर और थोड़ा अगले दिन आके मोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन आके और मोड़ देते हैं, अल्टीमेटली वो लकड़ी बेंट हो जाती है, मुड़ी हुई लकड़ी ऐसे बनाई जाती है। अगर उसी लकड़ी को मैं एक बार में बेंट कर दूं, क्या होगा, टूट जाएगी। हाँ सर, टूट जाएगी। यानी कि एक बड़ा हाँ ही सर। बेसिक सा डिफरेंस है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं, तेजी से होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। यानी कि हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को एक और तरीके से बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। इस चीज को हम आगे कल और डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास कर ये रिवर्सिबल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा,
चैप्टर में चेंज बताइए जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस किया है आपने, बार बार ये टर्म आता है, रिवर्सिबिलिटी तो बार बार आती है, ठीक है। इस चीज को हम कल समझेंगे। आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेट उठ गया था, कल रात को थोड़ा सा मैं लेट सो गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, हम इसके बाद कल करेंगे। अच्छा, कल हमारी क्लास होनी है, ठीक है, कल जो क्लास मिस हुई है उसकी वो क्लास हमारी कल होगी, आज नहीं होगी, वो कल होगी, ठीक है ना। जो इनऑर्गेनिक वाली क्लास जो मिस हुई थी हमारी, वो क्लास हम कल कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।